आज अभी जो रिपोर्ट हम लोगों ने रिलीज किया, मैं केवल उसकी 2 लाइन पढ़ पाया हूं और दोनों ही लाइन बहुत ही शॉकिंग है। आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में 48% इंक्रीज हुआ है। मतलब कि पहले यदि 100 दलित पर अत्याचार होते थे तो अब 5000 पर होते हैं। 49% इंक्रीज दलित बहनों माताओं के बलात्कार के मामले में हुआ है। 49% इंक्रीज। दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पूरी दुनिया के देखते हुए जलाया गया। आपके कर्नाटका का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े खुलकर कहता है कि हम लोग यहां संविधान को बदलने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय भी कुछ महीनों पहले बोला कि हम यहां देश के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। यह संविधान पुराना हो चुका है, अब उसको बदल देना चाहिए। जब भी आरएसएस और बीजेपी का कोई आदमी यह कहता है कि वे बाबा साहब के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, तो कम से कम दलित, आदिवासी, ओबीसी को समझ जाना चाहिए कि वे लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना नहीं, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी हमारे बीच में होनी चाहिए। पिछले 10 साल के दौरान पूरे देश में जो भी हुआ वो और कुछ नहीं, नए सिरे से मनुस्मृति को लागू करने का आरएसएस और बीजेपी का प्रयास है। जिस मनुस्मृति में कहा गया कि महिलाओं को और शूद्रों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं और संपत्ति का अधिकार नहीं, यह मनुस्मृति आरएसएस और बीजेपी के लोगों को चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान उनको नहीं चाहिए। और यह मेरा कोई एलिगेशन नहीं। भारत की संविधान सभा में 2 साल 11 महीने की डिबेट के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब भारत के संविधान को पेश किया, ठीक उसके 3 दिन के बाद आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजर में यह लिखा गया कि हमें डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। तो ये लोग खुलकर लिख चुके हैं। उसके बाद आरएसएस के सरसंघचालक ने यहां तक कहा 2001 में कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में, यानी कि कचरे के डिब्बे में फेंक दो। दूसरे आरएसएस के आदमी ने कहा कि संविधान को समंदर में फेंक दो। यदि मैं गलत नहीं तो अनंत कुमार हेगड़े ने जब यह कहा कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, तो उसके बाद दलित समाज के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। यदि आपको याद है कि नहीं? मालूम है तब अनंत कुमार हेगड़े ने क्या कहा था कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के फरीदाबाद में 31 साल के जितेंद्र कुमार और रेखाबेन के घर आरएसएस के जातिवादी मनुवादी लोगों ने हमला किया। उनका आशय था, वो चाहते थे कि उस परिवार को जला दिया जाए। पूरे घर के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। 31 साल के जितेंद्र कुमार और रेखाबेन तो बच गए, लेकिन पेट्रोल से घर के ऊपर जो आग जलाई, उस आग के अंदर
उनका 9 साल का बेटा और 2.5 साल की बेटी का खून हो गया। जब यह मामला मीडिया में उठा और पत्रकारों ने भाजपा के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह को सवाल पूछा कि यह जातिवादी अत्याचार के खिलाफ आपका क्या कहना है, तो भाजपा के आरएसएस के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने कहा कि कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसमें हमारी सरकार क्या करे। 2 साल पहले आसाम के मुख्यमंत्री ने मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट करने पर मेरी गिरफ्तारी की। उसी आसाम के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया और फिर कंट्रोवर्सी के बाद उसको वो ट्वीट निकालना पड़ा। क्या लिखा था ट्वीट में? ट्वीट में यह लिखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना ही शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। गुजरात के भाजपा के एक बड़े नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा 2 साल पहले कि ढोल, गवार, पशु, शूद्र, नारी, ये तो सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि शूद्रों और स्त्रियों को तो ठोकना ही चाहिए, उनको पीटना चाहिए, उनको मारना चाहिए। अब इसके बाद भी दलित समाज में एक भी व्यक्ति यदि आरएसएस की शाखा में जाता है और नरेंद्र मोदी और भाजपा को वोट करता है तो वो बसवन्ना, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और भारत के संविधान का वो अपमान कर रहा है। इस बात को जन जन तक पहुंचाइए। ये कम था कि नरेंद्र मोदी साहब ने 2009 में किताब लिखी और तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, एज अ सीएम ऑफ गुजरात वो किताब पब्लिश करते हैं। उस किताब का नाम था कर्मयोगी, और कर्मयोगी नाम की किताब में नरेंद्र मोदी साहब लिखते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। आइए मोदी साहब, आप भी गुलबर्गा की किसी गटर में उतरिए, फिर पता चलेगा कि आध्यात्मिकता का आनंद क्या होता है। जब इतनी गलीच, गंदी, जातिवादी, मनुवादी सोच वाले लोग, ये आरएसएस और भाजपा के लोग जब सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हो, तो इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, ओबीसी को, डीएनटीस को केवल और केवल ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं। जाति व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहला इंकलाब भारत भूमि में किसी ने किया? एक प्रचंड विद्रोह किया, सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा आंदोलन। उस शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की विचारधारा पूरे साउथ एशिया में फैली, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके उनकी विचारधारा फैली। हमारे गुजरात के जूनागढ़ जिले से लेकर ओडिशा तक सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था। बुद्ध के विहार बने, बुद्ध के भिक्षुक बने, बुद्ध का साहित्य तैयार हुआ। इन तमाम चीजों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टडी यह कहता है, इन तमाम चीजों को सिस्टमेटिकली एक साजिश के तहत मनुवादी ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने दोबारा एक होकर बुद्ध के विहारों को खत्म किया, बुद्ध के भिक्षुकों को खत्म किया, बुद्ध का साहित्य खत्म किया। और इस षड्यंत्र को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रतिक्रांति कहा है, काउंटर रेवोल्यूशन। जाति व्यवस्था के खिलाफ जो गौतम बुद्ध कर रहे थे वो थी क्रांति, मानवता की क्रांति, समानता की क्रांति। लेकिन उस क्रांति को उल्टा करने के लिए मनुवादी लोग जो दोबारा
एकत्रित हुए और उन्होंने बुद्ध के साहित्य को खत्म किया, बुद्ध के विहार को खत्म किया, हजारों की तादाद में बुद्धिस्ट भिक्षुकों का कत्लेआम किया। इस साजिश को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने काउंटर रेवोल्यूशन यानी कि प्रतिक्रांति कहा है। क्या कहा है? प्रतिक्रांति। इस प्रतिक्रांति के खिलाफ एक नई मूवमेंट खड़ी होती है कर्नाटका की धरती में, और उसका नेतृत्व करते हैं बसवन्ना। पूरे भारत में एक भक्ति मूवमेंट हुई, सूफी संतों की परंपरा खड़ी हुई। संत ज्ञानदेव महाराष्ट्र में, नामदेव, तुकाराम, गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में रविदास, संत कबीर। ये भक्ति आंदोलन और सूफी संतों का प्रगतिशील विचार, उनके लिबरल आइडियाज, उनकी समानता की बात, उनकी मानवता की बात पूरे भारत में फैली और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक नए सिरे से एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध कर रहे थे क्रांति, उस क्रांति को खत्म करने का काम किया मनुवादी लोगों ने, उसको बाबा साहब ने कहा प्रतिक्रांति। यह प्रतिक्रांति के खिलाफ दोबारा क्रांति हुई। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, संत रविदास, कबीर, इनके द्वारा। लेकिन यह सारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूवमेंट थी। उसको पॉलिटिकल तड़का दिया तो वो ज्योतिबा फुले ने, रामास्वामी पेरियार ने और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने। और उन्हीं दिनों के दौरान हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सभी रंगों के लोग थे, सभी विचार के लोग थे, सभी जाति और धर्म के लोग थे। और धीरे धीरे करके सभी को साथ में लेकर चलने वाला, समानता और मानवता की बात करने वाला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हाथों लिखा हुआ आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान हमें मिलता है। जब संविधान नहीं था और जब मनुस्मृति का शासन था तो क्या हो रहा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की व्यवस्था थी कि नहीं? और इस व्यवस्था में ऐसा तय हुआ था कि ज्ञान के ऊपर केवल ब्राह्मणों का कंट्रोल, पढ़ना लिखना और पढ़ाना केवल उसी का काम। ये क्षत्रिय भी नहीं कर सकते, ये वैश्य भी नहीं कर सकते, ये शूद्र भी कर सकते। जमीन और सत्ता के ऊपर कंट्रोल रहेगा कोई एक समाज का, व्यापार के ऊपर कंट्रोल रहेगा वैश्य समाज का, और शूद्रों को केवल सेवा करनी है, चाकरी करनी है, और दलितों को यानी अति शूद्रों को, यानी कि जो पंचम वर्ण के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, इन दलितों को, अति शूद्रों को केवल मैला उठाना है और गंदगी साफ करनी है। यह जाति व्यवस्था ने तय किया था, यह मनुस्मृति ने तय किया था। लेकिन संविधान आ गया, संविधान के माध्यम से धीरे धीरे एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था। अब बाबा साहब के संविधान के कारण एक ही समुदाय के लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होगा। वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मी भी अपने बेटों को पढ़ाकर आईएएस बनाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना सकता है। यह संविधान की ताकत है। जमीन के ऊपर कंट्रोल केवल एक ही समाज का रहेगा, यह भी खत्म हुआ। लैंड रिफॉर्म्स की योजना बनी, जमीनों का आवंटन हुआ। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 में, 80 में, 90 तक। 90 के बाद धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। हमारी सरकारों में भी वो कम हो गया। वैश्य ही केवल व्यापार करेंगे, वो भी नहीं रहा। अब बेंगलोर में कोई आदिवासी और दलित समाज का व्यक्ति साधन संपन्न है तो वो भी बड़ा शोरूम कर सकता है, खुद का मल्टीप्लेक्स या मॉल खड़ा कर सकता है। यह भी हुआ संविधान के कारण। ये गुलबर्गा में, कर्नाटका में, पूरे भारत में दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका, आदिवासी और ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका बैंकों में गया,
LIC में गया, IOC में गया, ONGC में गया, BSNL में गया, रेलवे में गया, MP MLA बना, IAS IPS बना, टीचर बना, पटवारी बना, कांस्टेबल बना, पुलिस इंस्पेक्टर बना। ये पूरा दलितों का मिडिल क्लास तैयार हुआ आरक्षण के कारण, और आरक्षण मिला भारत के संविधान और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के कारण। अब पिछले 10 साल के दौरान क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र की ऐसी मीटिंग में बैठा था, कुछ साथियों ने बताया महाराष्ट्र की सरकार और पूरे देश में 67,000 सरकारी स्कूलें बंद करना चाहते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये जो दलित समाज के लोग MP MLA बने, IAS IPS बने, BSNL और रेलवे में गए, ONGC IOC में जाकर 1.5, 2, 2.5 लाख का पगार लेने लगे, ये सारे लोगों की पढ़ाई कहां से हुई थी? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल को बंद कर दो। और इतना भयंकर शिक्षा का बाजारीकरण और व्यापारीकरण 10 साल में हुआ, इतनी भयंकर महंगाई हुई कि दलित, आदिवासी, OBC, घुमंतु, एक गरीब वंचित वर्गों के लोग अब अपने बेटों को लाखों रुपया फी भर के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करवा सकते नहीं, क्योंकि भारत में मजदूरों की एक महीने की एवरेज इनकम 8 से 10 हजार है। भारत में किसान परिवार की एक महीने की एवरेज इनकम 10,218 है। आपका पेट्रोल, डीजल, किराया, बस का, रेलवे का भाड़ा, दवाइयां, अस्पताल की बिल, स्कूल, शिक्षा, तुअर दाल, तेल का डिब्बा, गैस का सिलेंडर, भयंकर महंगाई, और उसमें बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तगड़ी फी। ये दलित, आदिवासी, OBC, घुमंतु समुदाय के लोग, गांव में बसने वाले गरीब आदिवासी, दलित और OBC अफोर्ड कर सकते नहीं। तो पहले आपकी सरकारी स्कूलें बंद कर दी, और भी सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, महंगाई इतनी बढ़ाई कि प्राइवेट कैंपस में आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज नहीं सकते। लेकिन ये अंबेडकर और संविधान के कारण एक छोटी सी मदद मिलती है दलित और आदिवासी को, क्या? स्कॉलरशिप। तो क्या किया मोदी साहब ने? 51 लाख आदिवासी और दलितों की स्कॉलरशिप 3 साल तक ब्लॉक कर दी, रोक के रख दी। सरकारी नौकरी, उसमें कोई भर्ती नहीं। यदि सरकारी नौकरी का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें पेपर लीक होता है, और पेपर लीक नहीं हुआ और सरकारी पदों में 452 लोगों की यदि भर्ती हो रही है तो उसमें दलित, आदिवासी, OBC समाज का आरक्षण लागू नहीं करेंगे। BSNL को बेच दो, रेलवे को बेच दो, एयर इंडिया को बेच दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वो सरकारी यूनिट रहेगा ही नहीं, तो उसमें आरक्षण को लागू करने की बात होती नहीं। और जब आरक्षण नहीं है तो फिर आपका बेटा या बेटी न BSNL में जाएगा, न रेलवे में जाएगा, न IAS बनेगा, न IPS बनेगा। मतलब कि पिछले 10 साल के दौरान RSS, BJP और नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहूं तो काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2, प्रतिक्रांति भाग 2, ये इस मुल्क में इस वक्त पे चल रहा है। और जब प्रतिक्रांति चल रही हो, आपको समाप्त करने का प्रोग्राम चल रहा हो, तब आपके बीच में से कोई जिग्नेश मेवाणी खड़ा होता है तो उसको आसाम की जेल में डालते हैं। यदि कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसके ऊपर UAPA लगाते हैं। तो आपको आंख बंद कर गुलामी सहन करनी है या RSS और BJP का तंबू उखाड़कर फेंकना है, यह संकल्प आज की गुलबर्गा की जनसभा से हम लोगों को करना है। इनका चरित्र देखिए, ये राम के नकली भक्त, ये भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोगों का कैरेक्टर देखिए। ये प्रज्वला रेवन्ना पूरी दुनिया की इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैम है। पूरी दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में इससे बड़ा सेक्स कांड हुआ नहीं। 16 साल की बच्ची से लेकर अपनी मां या दादी की उम्र की
65 साल की महिला तक को छोड़ा नहीं। उसके सेक्स के 3000 टेप कर्नाटका में और देश के व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम रहे हैं, और फिर भी बेशर्मी के साथ इस देश का प्रधानमंत्री उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसकी तारीफ करता है, उसको चुनाव लड़ने का टिकट देता है और उसके चुनाव के प्रचार में आकर कैंपेन करता है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा ने कर्नाटका की अस्मिता को, कर्नाटका के गौरव को और बसवन्ना जी की लेगेसी को कलंकित किया है। इसका कर्नाटका की धरती पे कोई जगह नहीं होना चाहिए। जिस दिन बसवन्ना जी का डेथ हुआ तब से लेके आज तक इससे बड़ा बसवन्ना जी के विचार का, उनकी संस्कृति का, उनकी लेगेसी का कोई अपमान नहीं हुआ। मैं आप तमाम साथियों से, मेरी बात को समाप्त करने से पहले मुझे दूसरी एक जगह पे बीडर जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब तमाम साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में वीडियो बनाकर पूरे भारत को बताइए ये रेवन्ना वाला जो कांड हुआ है वो जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये मणिपुर में स्त्रियों को नग्न करके घुमाया, उसमें भी इस देश का प्रधानमंत्री खामोश रहा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाए। गुजरात की बेटी बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, उस प्रेग्नेंट गर्भवती महिला के ऊपर बलात्कार किया और बलात्कारियों को मोदी की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने जेल से छोड़कर उनका स्वागत किया। मानो कि मातृभूमि से कोई लड़कर कोई जवान राष्ट्रपति मेडल जीतकर वापस आया हो, ऐसा उसका सम्मान हुआ। लड्डू खिलाए, अबील गुलाल उड़ाए, ढोल नगाड़े बजाए। दिल्ली में कुश्ती करने वाली हमारी बहनें 100 दिन तक आंदोलन करती रही बलात्कार की फरियाद को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट को लेकर। एक सेकंड के लिए इस देश का प्रधानमंत्री देखने को नहीं गया। तो साथियों, इसके बावजूद भी मुझे कुछ कहना पड़े, इसके बावजूद भी इस मंच पर के साथियों को भाषण करना पड़े, यह बड़ी कमनसीबी होगी। पिछले 10 साल में भारत के इतिहास में नहीं हुआ ऐसी चीजें हमने देखी है। एक एक दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, जो भी समता में, समानता में मानने वाले, संविधान में मानने वाले लोग हैं, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस आरएसएस और बीजेपी का तंबू उखाड़ कर फेंके। केवल 3 दिन बाकी है। आपकी एक एक सेकंड इस हॉल में जो मीटिंग हो रही है, ऐसी मीटिंगों में नहीं, अपना बूथ पकड़ लीजिए। आपके बूथ पर 90% वोटिंग हो, वो वोटिंग आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हो, और कर्नाटका में इंडिया अलायंस की 20 से ज्यादा सीट आए, तो इस देश के लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। इतिहास आपको सलाम करेगा। और मेरी वाणी को विराम देता हूं, उसके पहले 3 बात मैं हर जगह पर, विशेष तौर पे जहां अंबेडकराइट और दलित मूवमेंट के साथी हो उनके बीच में रखता हूं। मेरा शायद वो वीडियो भी कुछ साथी बता रहे थे, सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा है। ये 3 बात मेरी याद रखिएगा और जन जन तक सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिएगा। 1, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं तो वह है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। 2, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। और 3, आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी योजना से नफरत करते हैं, वो है आदिवासी, ओबीसी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण। ये लोग घोर आरक्षण विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है और संविधान विरोधी है। ये भारत भूमि के सबसे बड़े गद्दार है। ये 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराए, जनगण मन नहीं गाए, 3 रंगों की तिरंगों को मनहूस कहा, स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों के माफीनामे लिखे। इन गद्दारों का इस देश में कोई जगह नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। अब तमाम लोग आए,
यहां उपस्थित रहे, इसलिए तमाम लोगों को शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे। अब तमाम साथी चुनाव के शाम तक मतदान वोटिंग पूरा होने तब तक अपना अपना बूथ पकड़कर मानो आप खुद चुनाव लड़ रहे हो, उस प्रकार से मैक्सिमम वोटिंग बीजेपी के खिलाफ कराएंगे। उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ आपके बीच से मैं विदाई लेता हूं। जय भीम, जय भारत।